गुड इवनिंग बच्चों। शुरू करते आज हम लोग आगे इलेक्ट्रिक करंट को आगे शुरू करते हैं। हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया कि एक आइसोलेटेड वायर में मतलब कि एक विलगित तार में मतलब कि एक अकेले तार में थर्मल एनर्जी के कारण हर एक इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी का जो एवरेज होता है वो 0 होता है। ये पढ़ लिया पहले। फिर पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जब चलता है, इलेक्ट्रॉन जब थर्मल एनर्जी के कारण जब इलेक्ट्रॉन पूरे सॉलिड में मूव करता है, पूरे ठोस में मूव करता है, तो यह इलेक्ट्रॉन रास्ते में पॉजिटिव आयन से टकराते हुए चलता है। तो दो टक्कर के बीच का जो समय होता है उन सभी समय का एवरेज को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया हम लोगों ने। आज पढ़ते हैं वहाँ से आगे। वहाँ से आगे क्या पढ़ते हैं? एक मिनट बेटा। वहां से आगे क्या पढ़ते हैं? अब अपना वायर को हम लोग आइसोलेट नहीं रखेंगे। इस वायर के ऊपर अब जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब विभवांतर अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? विभवांतर को अप्लाई करेंगे। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करेंगे? तो क्या करेंगे, इस वायर को जोड़ देंगे पॉजिटिव चार्ज से और किससे जोड़ देंगे? नेगेटिव चार्ज से। जब हम इस वायर को जोड़ देंगे पॉजिटिव तार से और नेगेटिव तार से जोड़ देंगे तो यहाँ वाला पॉजिटिव मतलब कि हाई पोटेंशियल यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हाई पोटेंशियल, और बैटरी के इधर वाला नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल यहां पर हो जाएगा लो पोटेंशियल। तार से कहां नहीं समझे? पोटेंशियल मतलब विभव, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर। तो बैटरी में क्या होता है? पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, हिंदी में कहें तो उच्च विभव। नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल, हिंदी में कहें तो निम्न विभव। तो ये उच्च विभव, ये निम्न विभव, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का डिफरेंस को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उच्च विभव और निम्न विभव के अंतर को कहते हैं विभवांतर। तो बैटरी में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, या बैटरी में क्या होता है? विभवांतर होता है। तो ये बैटरी में विभवांतर है। हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, उच्च विभव माइनस निम्न विभव से निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। इसका हाई पोटेंशियल यहाँ जोड़ दिए, इसका लो पोटेंशियल यहाँ जोड़ दिए, इसका उच्च विभव यहाँ पर जोड़ दिया, इसका निम्न विभव यहाँ पर जोड़ दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी में है, विभवांतर बैटरी में है, तो तार में भी क्या हो गया? विभवांतर हो गया। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल में घटाएंगे तो क्या निकलेगा? पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। हिंदी में कहें तो उच्च विभव और निम्न विभव को घटाएंगे तो यहाँ भी क्या निकलेगा? विभवांतर निकलेगा। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए, विभवांतर के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विभवांतर के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण विद्युत, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हाई पोटेंशियल उच्च विभव, लो पोटेंशियल निम्न विभव। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो प्लस से माइनस की ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसी बात को कहते हैं कि विभवांतर के कारण
विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर? तो यहाँ तार के बीच में क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किधर से किधर? हाई से लो की ओर, उच्च से निम्न की ओर विद्युत क्षेत्र होगा। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव चार्ज है। तो इन इलेक्ट्रॉनों पर चूंकि निगेटिव चार्ज है, तो यह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा। क्यों करेगा मोशन? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कहने का मतलब हिंदी में विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा इन इलेक्ट्रॉनों पर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज होता है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हुए हैं कि कहीं भी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, कहीं भी दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब कि विद्युत क्षेत्र होता है। उस विद्युत क्षेत्र में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई नेगेटिव चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। वो फोर्स कितना होता है? फोर्स बराबर होता है, फोर्स बराबर होता है Q इंटू ई। फोर्स बराबर क्या होता है? Q इंटू ई। Q हो गया चार्ज, E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चार्ज कितना होगा? चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन वाला। तो चार्ज के बदले क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन भर देंगे। कहानी क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड में, सुन लो फिर से, मैं फिर से बोल देता हूं आखिरी बार, पीछे वाला रिवीजन हो जाएगा। कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि हाई पोटेंशियल है, मतलब कि उच्च विभव है। कहीं पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि लो पोटेंशियल है, मतलब कि निम्न विभव है। अब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, हिंदी में कहें तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हिंदी में कहें तो विद्युत क्षेत्र होता है। उस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या मानेंगे? नेगेटिव चार्ज मानेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर या नेगेटिव चार्ज पर या ऋण आवेश पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, फोर्स लगता है, बल लगता है। वह बल किसके बराबर होता है? वह बल Q गुना E के बराबर होता है। Q किसके बराबर? Q इलेक्ट्रॉन के बराबर। Q किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन के बराबर। Q क्या है? चार्ज है, आवेश है। तो चार्ज या आवेश के बदले क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज या आवेश के बदले क्या भर देंगे? इलेक्ट्रॉन भर देंगे। भर दीजिए इलेक्ट्रॉन। ये फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है, बल लगता है। वह बल किसके बराबर होता है? माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E के बराबर। ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इतना फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स हर एक इलेक्ट्रॉन पर लगेगा। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में किसी एक इलेक्ट्रॉन की चर्चा नहीं होता है, एक साथ अनेकों इलेक्ट्रॉन की चर्चा होता है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E के बराबर जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, ये बल सभी इलेक्ट्रॉन पर लगेगा। वे सभी इलेक्ट्रॉन पर जो वैलेंस ऑर्बिट में होगा, जो संयोजी कक्षा में होगा, सब पर लगेगा। हमको इसी इलेक्ट्रॉन से मतलब है, संयोजी वाला कक्षा ही तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, कोई और तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, उसकी तो चर्चा हम करेंगे नहीं।
तो जब तार को बैटरी से जोड़ देंगे तो यहाँ हाई पोटेंशियल इसके समान, यहाँ लो पोटेंशियल इसके समान। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हिंदी में कहें तो यहाँ उच्च विभव, यहाँ निम्न विभव। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। उस विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों पर उल्टा दिशा में, इलेक्ट्रॉनों पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? -E इंटू E। ये फोर्स हर इलेक्ट्रॉन पर एक समान लगेगा, एक समान। ध्यान रखना, इसको पकड़ के रखना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगेगा, सभी इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स एक समान लगेगा। अब तक की कहानी अलग अलग था, हर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अलग अलग था, हर इलेक्ट्रॉन का जो दो टक्कर के बीच का टाइम था वो अलग अलग था, लेकिन फोर्स सभी इलेक्ट्रॉन पर एक समान लगेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब एक समान। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है, एक समान है। इसके कारण हर इलेक्ट्रॉन पर बल जो लगेगा वह भी क्या लगेगा? एक समान लगेगा। हर इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लगेगा। अब थोड़ा सा 11th क्लास में आ जाए या 9th क्लास में आ जाए। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर हम हिंदी में कहें तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो चूंकि सभी इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स मतलब कि बल एक समान लगेगा और सभी इलेक्ट्रॉनों का मास एक समान होता है, भाई फोर्स बराबर यहां क्या निकाले? -E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फोर्स किस पर लग रहा है? इलेक्ट्रॉन पर। हर इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? एक समान। हर एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। हर इलेक्ट्रॉन का मास एक समान होता है। तो चूंकि हर इलेक्ट्रॉन का मास एक समान है, हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक समान लग रहा है, तो हर इलेक्ट्रॉन में एक्सीलरेशन भी तो एक समान उत्पन्न होगा। एक्सीलरेशन मतलब कि त्वरण भी एक समान प्रोड्यूस होगा। पक्का समझे बात को? फिर से बोलते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक समान विद्युत क्षेत्र, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक चार्ज पर मतलब कि हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। वो फोर्स लगेगा -e इंटू E। यह फोर्स हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक समान होगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक समान होता है। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह भी क्या है? यूनिफॉर्म है, एक समान है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया। हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक समान होता है। चार्ज एक समान, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, तो फोर्स भी एक समान। तो हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक समान लगेगा। वो फोर्स मैंने यहां लिखा। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। हिंदी में कहें तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो चूंकि हर इलेक्ट्रॉन का मास मतलब कि हर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक समान है, हर इलेक्ट्रॉन का मास या द्रव्यमान एक समान है। अब फोर्स एक समान है, फोर्स भी एक समान है, मास भी एक समान है, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? हर इलेक्ट्रॉन का एक समान हो जाएगा। समझे? समझे कहानी को? तो उसी बात को लिखते हैं हम लोग, उसी बात को हम लोग नोट करते हैं कि जब हम तार को जोड़ दिए किससे? बैटरी से। अब ये आइसोलेटेड वायर नहीं है, अब ये आइसोलेटेड वायर नहीं रहा, अब ये सर्किट का हिस्सा हो गया। सर्किट किसको कहते हैं? सर्किट। क्या होता है सर्किट? तो जब किसी डिवाइस को वायर
बैटरी, इच्छा है तो स्विच लगा दो। वायर बैटरी स्विच से जोड़ देते हैं। जब किसी वस्तु को तार से, स्विच से, बैटरी से जोड़ देते हैं तो कहते हैं क्या बन गया? सर्किट बन गया। सर्किट हिंदी में कहते हैं परिपथ। तो सर्किट या परिपथ बन गया। तो अब तार अकेला नहीं है, ये तार अब सर्किट का हिस्सा है, सर्किट का पार्ट है, समझे, परिपथ का हिस्सा है। तो इसको थोड़ा सा हम इधर बना रहे कि जब इस वायर को, जो पहले आइसोलेटेड था, पहले विलगित था, पहले अकेला था, उस वायर को हमने जोड़ दिया हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल से, उच्च विभव निम्न विभव से, तो यहाँ पर विभवांतर हो गया। विभवांतर में विद्युत क्षेत्र होता है, इधर सब पॉजिटिव है और इधर सब निगेटिव है। तो पॉजिटिव निगेटिव के कारण क्या होगा? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पॉजिटिव से निगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, सभी इलेक्ट्रॉनों पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सभी इलेक्ट्रॉनों पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बल लगेगा। वो बल किसके बराबर होगा? वो जो बल होगा वो बल F बराबर -E इंटू कैपिटल E के बराबर होगा। वो बल किसके बराबर होगा? -E इंटू कैपिटल E के बराबर होगा। क्यों जी? क्योंकि बल बराबर क्या होता है? फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स या विद्युतीय बल बराबर क्या होता है? Q इंटू E होता है, Q इंटू E होता है। तो इस फार्मूले के अनुसार इतना बल लगेगा, है ना, इस फार्मूले के अनुसार इतना बल लगेगा। तो लिखते हैं, देखो क्या मिला अपना को? अपने को मिला सेंस, किसी कारण ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, लिखेंगे यहां पर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बिटवीन वायर, लिखेंगे यहां पर, या फिर मत लिखो कहानी, वो सब उतना मत करो, जरूरत नहीं करने का है। हम यहां पर देख रहे हैं कि बीच में यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पर बना दिया, तो लिखेंगे यहां पर बस इतना सा बात, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बियॉन्ड वायर, या बिटवीन वायर, बिटवीन वायर लिखे नहीं, अक्रॉस द वायर, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस वायर, द इलेक्ट्रिक फोर्स इज अप्लाइड, द इलेक्ट्रिक फोर्स इज अप्लाइड on electron, on each electron, on each electron। ठीक है, मतलब क्या कि तार के दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र के कारण हर एक इलेक्ट्रॉन पर कौन सा बल लगेगा जी? विद्युतीय बल लगेगा। तार ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब तार के बीच में, ड्यू टू तार के बीच में विद्युत क्षेत्र के कारण, ऐसे लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र के कारण
विद्युत क्षेत्र के कारण तार के अंदर इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युतीय बल आरोपित होता है। विद्युतीय बल आरोपित होता है। किसके बराबर होता है? वो जो विद्युतीय बल आरोपित होता है, वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स सप्लाई होता है, वो किसके बराबर होता है? इसको अभी हम घेरते हैं। वो जो विद्युतीय बल आरोपित होता है क्या होगा? F बराबर Q इंटू E। विद्युतीय बल किसके बराबर होता है? F बराबर Q इंटू E। अब यहां एंड विद्युतीय बल F बराबर क्या होता है? Q इंटू E। एंड Q किसके बराबर है? यहां पर Q मतलब चार्ज, Q मतलब बेटा चार्ज, 1000 बार तो बोले हैं। चार्ज किसके बराबर है? तो इलेक्ट्रॉन के बराबर है। यहां पर हर एक चार्ज किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो Q के बदले इलेक्ट्रॉन भर दें, इसलिए F बराबर क्या हो जाएगा? माइनस E इंटू कैपिटल E। F बराबर क्या हो जाएगा? माइनस E इंटू कैपिटल E। एंड F बराबर क्या होता है? M इंटू A। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। तो देखो, तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें, इसको अगर हम इक्वेशन 2 मान लें, तो बल, यह बल भी इलेक्ट्रॉन पर और ये वाला बल भी इलेक्ट्रॉन पर, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गया? बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे ना जी, देयरफॉर M इंटू A बराबर माइनस E इंटू E। तो एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? इसलिए एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा माइनस E कैपिटल E बटा M। ये इतना एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। दिस एक्सेलरेशन विल बी सेम इन ऑल द इलेक्ट्रॉन। ये जो त्वरण होगा सभी इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा? एक समान होगा। ठीक है, यहां पर लिखते हैं दिस एक्सेलरेशन। इसके बाद हम लिख रहे हैं यहां से दिस एक्सेलरेशन विल बी सेम इन ईच इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या? यह त्वरण इन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन को, इन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या? यह त्वरण सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन में एक समान होगा। यह त्वरण सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन में एक समान होगा। समझे? ये जो त्वरण उत्पन्न होगा इलेक्ट्रॉनों में, वो क्या होगा? एक समान होगा। ठीक है, अब इस त्वरण के कारण क्या होगा वो कहानी देखते हैं। तो पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है,
पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट मार लो, फिर हम बात आगे करते हैं। मार लिया? ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉनों पर विपरीत दिशा में बल लगेगा, इधर बल लगेगा। सभी इलेक्ट्रॉन पर इधर अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है बेटा? तो अब हम इस पर दिखाते हैं। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगा वो सब का सब पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव की ओर जाएगा। यहां पर तार के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो विद्युत क्षेत्र होगा, वो इधर की ओर होगा। तार के अंदर विद्युत क्षेत्र इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, सभी इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा, सभी इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा। और जहां भी फोर्स लगता है, जहां भी फोर्स अप्लाई होता है, वहां क्या होता है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। जहां भी फोर्स अप्लाई होता है, जहां भी फोर्स आरोपित होता है, वहां पर क्या होता है जी? त्वरण उत्पन्न होता है। इन इलेक्ट्रॉनों में एक्सीलरेशन जो है अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर फोर्स अप्लाई हो रहा है उधर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। इस एक्सीलरेशन के कारण इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बदल जाएगा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। इस एक्सीलरेशन के कारण इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का जो नेचर है वो बदल जाएगा। जब तक आप वायर पर पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर, मतलब कि हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, उच्च विभव निम्न विभव, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल नहीं लगा रहे थे, जब तक तार के ऊपर विभवांतर नहीं लगा रहे थे, तार किसी बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ था, तार अकेला था, तार विलगित था, तार आइसोलेटेड था, तब तक तार के अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो मोशन था वो रेंडम था। और उस समय सभी इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का एवरेज 0 था। ये बात आपने पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन जब वायर के ऊपर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस आरोपित कर दिया, कहने का मतलब तार को बैटरी से जोड़ दिया, तब कहानी बदलेगा। तब सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक समान फोर्स आरोपित होगा, सभी इलेक्ट्रॉनों पर एक समान सेम फोर्स प्रोड्यूस होगा। अब सेम फोर्स प्रोड्यूस होगा तो सभी में एक समान एक्सीलरेशन भी उत्पन्न होगा। सभी इलेक्ट्रॉनों में एक समान बल लगेगा तो सभी इलेक्ट्रॉनों में एक समान त्वरण उत्पन्न होगा। वह त्वरण किधर होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में त्वरण उत्पन्न होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा। उस एक्सीलरेशन के कारण अब इलेक्ट्रॉनों के वेलोसिटी बदल जाएगा। उसी वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसके बारे में पढ़ना है। देखते हैं क्या होगा। अब जब इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, जब इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, तो फिर इसमें क्या होता है? होगा ये, ठीक है, एक्सीलरेशन इधर लगा, तो इलेक्ट्रॉन कूद के हवा में तो आ नहीं जाएगा। हाँ, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। अगर इलेक्ट्रॉन कूद के हवा में चलने लगेगा फिर तो केमिस्ट्री गया काम से। केमिस्ट्री कहता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है, तो ऑर्बिट में रहता है तो हवा में कैसे आ जाएगा? तो ये जो इलेक्ट्रॉन पर इधर की ओर फोर्स लग रहा, तो इधर की ओर एक्सीलरेशन उत्पन्न हो रहा, उसके कारण इलेक्ट्रॉन का कैसे चलेगा? उसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में ही चलेगा। मगर देखो यह इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ही चलेगा, मगर चलते चलते यह इलेक्ट्रॉन अब इसमें आ जाएगा, शायद यहां आ जाएगा। इसमें एक आध चक्कर लगाया तो लगाया, वरना यहां पर चला आएगा। हो सकता है इसके बाद इसमें चला आएगा, हो सकता है ऊपर चला जाए,
फिर ये इधर घूमते आ जाए, इधर घूमते आ जाए, इधर घूमते आ जाए, इधर घूमते आ जाए, फिर यहां चला आएगा। कहानी देखा? फिर से दिखाते हैं। इस एक्सेलरेशन के कारण ये जो इधर की ओर एक्सेलरेशन लग रहा, जो इधर की ओर एक्सेलरेशन लग रहा, इधर की ओर जो त्वरण लग रहा, इस त्वरण के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, हो सकता है कि इस ऑर्बिट से निकल के यहां पर आ जाएगा, यहां चक्कर मार दे, हो सकता है चक्कर मार दे, फिर इसमें चला जाए, फिर इसके बाद यहां चक्कर मार दे, या चक्कर ना मारे तो कहां चल जाएगा? सामने चल जाएगा, इधर। ऐसे होगा, समझा? किसी को उठा लो, या इलेक्ट्रॉन मान लो ऑर्बिट में घूमते 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 यहां पर आ जाएगा, फिर इधर ऑर्बिट में आ जाएगा, फिर हो सकता है कि इधर आ जाए, इधर आ जाए, फिर यहां से इसमें चला आए, फिर इधर चला आएगा। मतलब क्या देख रहे हो? इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चल रहा, फिर पीछे भी जा सकता है, फिर आगे गया, और अंत में इधर चला आया, इधर चला आया। तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हुए, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हुए, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हुए लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाने लगा। स्ट्रेट में नहीं गया, ऐसा नहीं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो सीधे यहां पर आ गया, सीधे नहीं आता, इलेक्ट्रॉन सीधे नहीं आता। इलेक्ट्रॉन तो देखो, ये हुआ इनिशियल पॉइंट, मान लो कि यहां पर है इलेक्ट्रॉन का फाइनल पॉइंट, यहां पर है मान लो हाई पोटेंशियल, तो ये हो गया फाइनल पॉइंट, यहां पर है लो पोटेंशियल, तो ये हो गया इनिशियल पॉइंट। इलेक्ट्रॉन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंच गया, लेकिन सीधे नहीं पहुंचा। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक सीधे नहीं चला। इलेक्ट्रॉन यहां चला, हो सकता है एक राउंड मार देगा, यहां से इधर गया, ऊपर गया, हो सकता है यहां राउंड मार दे, इधर चला आया, इधर चला आया, पीछे चला गया, ऐसे चला इलेक्ट्रॉन, ऐसे चला। तो देखो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन का, कहानी समझ रहा? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन तो इलेक्ट्रॉन का बस इतना सा हुआ है, विस्थापन बस इतना सा हुआ है। अब इतना सा विस्थापन करने के लिए इलेक्ट्रॉन ने काफी लंबा रास्ता तय किया, काफी लंबा रास्ता तय किया, काफी लंबा रास्ता तय किया, चला बस इतना सा, नखड़ा किया बहुत सारा घुमा है। अगर इस पूरा को तुम सीधा कर दोगे ना, इसको अगर हम सीधा कर दें तो शायद उस कोने से इस कोने तक आ जाए। तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, विभवांतर के कारण, या तार के अंदर विद्युत क्षेत्र के कारण, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रॉन में एक्सीलरेशन तो रहेगा सेम डायरेक्शन में, इधर रहेगा, सब इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन रहेगा सेम डायरेक्शन में, लेकिन जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सीधे चलेगा, सीधे नहीं चलेगा, वो अंदर में ऑर्बिट से ऑर्बिट में होते हुए आएगा। इसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन काफी घूम के आएगा, रैंडम मोशन करते हुए आएगा, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हुए आएगा। तो देखो रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी काफी अधिक होता है, इस रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी काफी अधिक होता है, बिल्कुल होता है। चलो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को उठा लो, मान लो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन सीधे तो आएगा नहीं, पहले ऑर्बिट में चक्कर मारेगा, चक्कर मारेगा, चक्कर मारेगा, चक्कर मारेगा, चक्कर मारेगा। देखो चल रहा है बहुत तेजी से, लेकिन देखो तो इस लाइन पर कितना तेजी से बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है बहुत तेजी से, लेकिन इस लाइन पर देखो तो बहुत धीमे धीमे बढ़ रहा है, चल रहा है बहुत तेजी से, मगर इस लाइन पर बहुत धीमे धीमे बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का बेटा ये जो ऑर्बिट वाला जो वेलोसिटी होता है, ये बहुत स्पीड होता है, 10 के पावर 5 मीटर पर सेकंड लगभग होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है, ये डिस्प्लेसमेंट करने में जो एवरेज वेलोसिटी होता है वो बहुत कम होता है, 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड, जो हम बाद में बोलेंगे, समझा? ये अपने पथ पर तो बहुत तेजी से घूमता है,
इलेक्ट्रॉन अपने पथ पर बहुत तेजी से घूमता है, लेकिन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक धीमा गति से आता है। विस्थापन बहुत धीमा गति से करता है, बहुत लो वेलोसिटी से विस्थापन करता है, क्योंकि ये अपने ही पथ पर घूमने में रह जाता है। डिस्प्लेसमेंट बहुत धीमा करता है, समझे? तो डिस्प्लेसमेंट करने में जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होता है उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हमको कैलकुलेट करना है। ये चल रहा है कौन सा वेलोसिटी से? इसको थर्मल वेलोसिटी ना कहते थे पहले जी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दो, यहाँ से विद्युत क्षेत्र को हटा दो, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल हटा दो, तो अभी तार के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन सा वेलोसिटी से चलेगा? थर्मल वेलोसिटी से चलेगा। वो बहुत अधिक होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब करने की बारी आएगा तो डिस्प्लेसमेंट करता है बहुत ही कम वेलोसिटी से, जिसके बारे में पढ़ना है। खैर, इसको अभी हटाओ यहां से। तो इलेक्ट्रॉन इस एक्सीलरेशन के कारण रैंडम डायरेक्शन में मोशन करता है और लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर आगे चलेगा। जिस वेलोसिटी से चलेगा उसको कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको कैसे निकालेंगे? देखो, हम लोग की पढ़ाई किसी एक इलेक्ट्रॉन पर तो होता नहीं है। इतना तो तय हो गया कि सभी इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन का डायरेक्शन एक तरफ होगा। अच्छा, तुम्हारा दिमाग में यहां पर आ रहा होगा एक बात कि सर, जब सब आप हर बार हर एक वैल्यू एवरेज में निकाला हुआ है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज टाइम, तो यहां पर एवरेज एक्सीलरेशन भी तो निकालिए। तो बेटा जी, एवरेज एक्सीलरेशन निकालोगे तो इसी के बराबर ना आ जाएगा। अगर सभी इलेक्ट्रॉनों का एवरेज एक्सीलरेशन निकालोगे तो इसी के बराबर ना आ जाएगा जी, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है और सेम वैल्यू में है। तो देखो, अगर मान लो यहां पर एक n इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन, तो हर इलेक्ट्रॉन का तुम एक्सीलरेशन निकालो और उसका फिर एवरेज निकालो। तो एक्सीलरेशन का अगर तुम एवरेज निकालने जाओगे तो पहला इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन, दूसरे का एक्सीलरेशन, तीसरे का एक्सीलरेशन, चौथे का एक्सीलरेशन, सब का तुम मान लो यहाँ पर तुमने 1 2 3, मान लो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का निकाला एक्सीलरेशन, तो 1 2 3 बटा 3 बराबर क्या हुआ? 3a बटा 3 होगा। कट के कितना आएगा? 1। अगर मान लो तुम यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन का निकालता, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन का निकालेगा एक्सीलरेशन, तो 5 इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेशन बटा 5 बराबर क्या हो जाएगा? 5a बटा 5। काट के कैंसिल हो जाएगा। सेम वैल्यू का जब एवरेज निकालते हैं तो उसी के बराबर ना हो जाता है। इसीलिए एक्सीलरेशन का, इलेक्ट्रॉन के एक्सीलरेशन का एवरेज नहीं निकाला जाता है। सेम वैल्यू का जब आप एवरेज निकालोगे तो वह उसी के बराबर हो जाएगा। सभी इलेक्ट्रॉनों के एक्सीलरेशन का एवरेज निकालोगे तो इतना ही आ जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन सभी इलेक्ट्रॉन का सेम है। इसलिए सभी इलेक्ट्रॉनों के एक्सीलरेशन का एवरेज नहीं निकालते हैं, त्वरण का औसत नहीं निकालते हैं। समझे? अब बात कर रहे हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी की तरफ। तो देखो, किसी एक टाइम पर मतलब जोड़ दिए यहां पर हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जोड़ दिए, उच्च विभव निम्न विभव को जोड़ दिए बैटरी से। अब घड़ी में टाइम देख लो, मान लो 12 बजे, तो ठीक 12 बजे सभी इलेक्ट्रॉनों का वेलोसिटी क्या होगा वो उसको देख रहे हैं। जब हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल से जोड़ दिए ना, अब घड़ी का एक टाइम देख लो, मान लो 12:05, तब 12:05 पर हर एक इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? देखो तो, मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, देखो इधर है, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, उसको मान लिए v1।
किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का डायरेक्शन मान लिया इधर है, ये इस इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, इसको मान लिए v2। इस इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो इस इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, इस इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर मान लिया, ठीक है। किसी एक क्षण पर कोई इलेक्ट्रॉन मान लो कि यहां पर है, उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन मान लेते हैं कि इधर तो हो ही गया, इधर तो हो ही गया। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इसको उठाओ, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो किसी इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, तो इसको v1 v2 v3 v4 v5 ऐसे किसी एक टाइम पर हर एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग होगा, लेकिन सब का सब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा। अंत में घूमते 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 सब कहां से जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। ऑर्बिट से ऑर्बिट में घूमते घूमते, ऑर्बिट से ऑर्बिट में घूमते घूमते नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ही जाएगा। तो किसी एक टाइम पर हर एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। हमने मान लिया, ये सबको अलग अलग मान लिया, तो ये वेलोसिटी को हम लोग निकालते हैं कितना होता है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। अभी उपयोग करेंगे इसको हम। देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद, हिंदी में कहें तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद या विभवांतर आरोपित करने के बाद इस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v1 हो गया। लेकिन जब तक हम इस तार पर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई नहीं किए थे, जब तक इस तार पर विद्युत क्षेत्र या विभवांतर आरोपित नहीं किए थे, तब तक यह इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी से चल रहा था, जिसको मैंने अभी मिटाया। हर इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी अलग अलग था, जिसका एवरेज निकाला था तो 0 आया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करने से पहले, विद्युत क्षेत्र या विभवांतर को आरोपित करने से पहले, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना थर्मल वेलोसिटी था। मान लो कि इस इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी पहले था u1, तो इस इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी पहले क्या था, u2। विद्युत क्षेत्र या विभवांतर को आरोपित करने के पहले इस इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी, पहले मान लिए u3 था। इस इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी u4 था। बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित करने के बाद v4 हो गया। इस इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी u5 था। इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित करने के बाद, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद वेलोसिटी v5 हो गया। तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना इनिशियल वेलोसिटी था, प्रारंभिक वेग था। हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना प्रारंभिक वेग था। कौन वाला, थर्मल वाला। उस समय विद्युत क्षेत्र या विभवांतर को नहीं लगाए थे। उस समय तार के अंदर इलेक्ट्रॉन केवल
उष्मीय ऊर्जा के कारण, तापीय ऊर्जा के कारण गति कर रहा था, तब जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी था वो कौन सा वेलोसिटी कहलाएगा? वो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा, प्रारंभिक वेग कहलाएगा। तापीय ऊर्जा के कारण विद्युत क्षेत्र लगाने के पहले, विभवांतर लगाने के पहले तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का वेग था वो कौन सा वेग था? तापीय वेग था। वह तापीय वेग को क्या माना जाएगा? प्रारंभिक वेग माना जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के पहले इलेक्ट्रॉन तापीय वेग से तो चल रहा था। तो थर्मल वेलोसिटी को मानेंगे इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। समझे? तो हर इलेक्ट्रॉन का जो थर्मल वेलोसिटी था वो अपना अपना था। किसी का U1, किसी का U2, किसी का U3, किसी का U4, किसी का U5। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, जब पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, तब इलेक्ट्रॉनों में आ गया एसिलरेशन, और इलेक्ट्रॉनों में एसिलरेशन आने से, इलेक्ट्रॉनों में त्वरण आने से सबका वेलोसिटी बदल गया। किसी का V1, किसी का V2, किसी का V3, किसी का V4, किसी का V5 आ गया। तो यही V1, V2, V3, V4, V5 निकालते हैं। देखो क्या फार्मूला होता है, समझ रहा है बेटा? फार्मूला होता है V बराबर U प्लस AT। ये फार्मूला होता है। 9वां क्लास में पढ़ना है, 11 क्लास में पढ़ना है। फाइनल वेग बराबर फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम, ये होता है। अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण गुना समय। इस आधार पर हम V1 निकालें, तब V1 बराबर क्या होगा? U1 प्लस A इंटू T1। गौर करो यहाँ पर, हर एक इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी मतलब कि तापीय वेग अलग अलग था, जो हमने पहला वीडियो में बताया। हर इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, हर इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल जो दो टक्कर के बीच में होता है, वो टाइम सबका अलग अलग था। लेकिन हर इलेक्ट्रॉन में एक्सीलरेशन मतलब कि त्वरण एक समान है, तो सबके लिए A लिखा जाएगा, A चेंज नहीं होगा। क्लियर है? समझ रहे हो? U1 क्या हुआ? हर इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी, तापीय वेग, जो विभवांतर आरोपित करने के पहले था। A क्या हुआ? एक्सीलरेशन, जब आपने विभवांतर आरोपित कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस आरोपित कर दिया, अप्लाई कर दिया, तब हुआ एक्सीलरेशन। टाइम कौन वाला भरेंगे? रिलैक्सेशन टाइम भरेंगे, दो टक्कर के बीच का समय भरेंगे। ठीक है? क्यों भरेंगे? तो भैया इलेक्ट्रॉन टकराते हुए आगे भागेगा ना जी। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? टकराते हुए आगे भागता है ना। तो हमको जब भी टाइम भरना है तो दो टक्कर के बीच का समय भरना है, दो टक्कर के बीच का समय। तो सबका रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग था, T1 हो गया। आगे बढ़ो। इस प्रकार अगर हम V2 लिखेंगे तो V2 बराबर क्या होगा? U2 प्लस A इंटू T2। अगर V3 लिखेंगे तो क्या होगा? U3 प्लस A इंटू T3। ऐसे ऐसे अगर हम n इलेक्ट्रॉन के लिए लिख दें, ऐसे ऐसे अगर हम सभी इलेक्ट्रॉन के लिए लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा? Vn हो जाएगा बराबर, ये क्या हो जाएगा? Un हो जाएगा प्लस, ये तो A ही रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा? Tn हो जाएगा। nवां इलेक्ट्रॉन के लिए आप ऐसा फार्मूला लिखेंगे, nth इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा फार्मूला लिखेंगे। अब सबको ऐड करिए, सबको ऐड करते हैं तो क्या लिखेंगे भाई? V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस कहाँ तक? Vn तक।
Vn तक बराबर क्या लिखेंगे, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस कहाँ तक, Un तक, Un तक। फिर देखो तो सभी में एक्सेलरेशन कॉमन हो रहा है, तो सभी में से एक्सेलरेशन को बाहर निकाल दो। इसको नीचे लिखते हैं, सभी में से एक्सेलरेशन कॉमन हो रहा है, उसको बाहर निकाल दो। अच्छा फिर क्या लिखोगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस कहाँ तक, Tn तक। यही तो होगा। और सबका एवरेज निकालो, सबका औसत निकालो, तो इसको भाग देंगे हम n से, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे n से, और इसको भी डिवाइड करेंगे n से। क्या मिला, कुछ मिला, कुछ दिमाग की बत्ती जला। देखो सभी फाइनल वेलोसिटी का एवरेज हो गया, वो हो जाएगा v एवरेज बराबर सभी फाइनल वेलोसिटी, सभी अंतिम वेग का औसत हो गया, जो भी औसत के बराबर होगा। सभी थर्मल वेलोसिटी, सभी थर्मल वेलोसिटी कहो या सभी इनिशियल वेलोसिटी कहो, सभी थर्मल वेलोसिटी का एवरेज हो गया। इसका वैल्यू 0 होता है, जो मैं थोड़ी देर पहले लिखे हुए था। और यहां पर देखो एक्सेलरेशन ये हो गया, और सभी टाइम का, सभी रिलैक्सेशन टाइम का, दो टक्कर के बीच के टाइम का, T1 दो टक्कर के बीच का टाइम, T2 दो टक्कर के बीच का टाइम, दो टक्कर के बीच के टाइम का औसत हो गया, दो टक्कर के बीच के टाइम का औसत हो गया, एवरेज हो गया, इसको टाउ कहते हैं। इस प्रकार से निकल गया क्या, एवरेज वेलोसिटी। अब A का वैल्यू भर दो, A का अगर आप वैल्यू भरेंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, V एवरेज बराबर, ये तो खत्म हो गया। A का वैल्यू क्या था, -E कैपिटल E बटा M, टाउ से गुना कर दो। इसी को कहते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी को कहते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यही हो गया किसके बराबर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर। इसी को कहते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी में क्या कहते हैं, अपवाह वेग, अपवाह वेग। इसको संवहन वेग भी कहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी लिखता है अपवाह वेग। ठीक है, इस तरह से निकलता है अपवाह वेग। पक्का है, एक बार फिर से बोल देते हैं। जब तक तार पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, जब तक तार पर हमने विभवांतर नहीं लगाया, कहने का मतलब तार को हमने किसी बैटरी से नहीं जोड़ा, तब तक तार के अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन थर्मल वेलोसिटी से चल रहा था, तापीय वेग से चल रहा था। और सभी इलेक्ट्रॉन के तापीय वेग का औसत, कहने का मतलब सभी इलेक्ट्रॉन के थर्मल वेलोसिटी का एवरेज 0 होता है, सभी इलेक्ट्रॉनों के तापीय वेग का औसत 0 होता है। ये बात हम पहले से पढ़े हुए थे। जब जोड़ दिया तार को पोटेंशियल डिफरेंस से, जब तार को जोड़ दिया पोटेंशियल डिफरेंस से, मतलब तार पर हमने विभवांतर लगा दिया। कैसे, तार को हमने बैटरी से जोड़ दिया, तब तार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, तार के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। उस विद्युत क्षेत्र के कारण हर एक इलेक्ट्रॉनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बल लगा, फोर्स लगा। वह फोर्स -E गुना कैपिटल E के बराबर हुआ। अच्छा, फोर्स बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण भी होता है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है। तब फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यहां जो फोर्स लग रहा है, यहां जो फोर्स लग रहा है Q गुना E के बराबर लग रहा है। तो ये वैल्यू किसके लिए लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आवेश के बदले क्या भर देंगे, इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला वैल्यू बराबर न हो जाएगा जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही मास रहेगा
इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र तो सबके लिए एक समान है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, सबके लिए एक समान, माइनस ई कैपिटल ई बटा स्मॉल। विद्युत क्षेत्र सबके लिए एक समान है तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, त्वरण या एक्सीलरेशन सबके लिए एक समान हो जाएगा। हर इलेक्ट्रॉन का त्वरण एक समान, किधर की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर त्वरण उत्पन्न होगा। सब में त्वरण एक समान रहेगा, सब में त्वरण एक समान रहेगा, सब में एक्सीलरेशन एक समान रहेगा। अब एक्सीलरेशन चूंकि एक समान है तो उसका जब तुम एवरेज निकालोगे, सभी इलेक्ट्रॉनों के एक्सीलरेशन का एवरेज निकालोगे तो वही निकल के आएगा जो पहले से है, क्योंकि सिमिलर वैल्यू का जो एवरेज होता है उसी के बराबर होता है। तो एक्सीलरेशन तो सबका सेम हो गया, थर्मल वेलोसिटी सबका 0 हो गया। टाइम हमेशा कौन सा उपयोग करना है, रिलैक्सेशन टाइम, दो टक्कर के बीच का समय। टाइम हमेशा उपयोग करना है दो टक्कर के बीच का समय। तो दो टक्कर के बीच का समय अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होता है। ये बात हमने पिछली बार देखा था, पिछला वीडियो में देखा था। किसी के लिए T1, किसी के लिए T2, किसी के लिए T3, हर इलेक्ट्रॉन के लिए दो टक्कर के बीच का समय अलग अलग होता है। अब जब इलेक्ट्रॉनों में एक्सीलरेशन उत्पन्न हो गया, अब जब इलेक्ट्रॉनों में त्वरण उत्पन्न हो गया तो हर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बदल जाएगा। वो जो वेलोसिटी बदल जाएगा उन सभी वेलोसिटी का एवरेज क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के बाद, कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद, कहने का मतलब विभवांतर आरोपित करने के बाद, कहने का मतलब बैटरी से जोड़ देने के बाद हर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बदल जाता है, क्योंकि यहाँ एक अलग तरह का फोर्स लगने लगता है। तो जो वेलोसिटी बदल जाता है उन वेलोसिटी का औसत ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है, संवहन वेग कहलाता है। वो कैसे निकलेगा, तो हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना फाइनल वेलोसिटी अलग अलग होगा। कोई इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, कोई इधर चलेगा। भाई एक्सीलरेशन भले सामने लग रहा हो मगर इलेक्ट्रॉन थोड़ी सामने चलेगा, इलेक्ट्रॉन तो चलता है ऑर्बिट में। तो कोई इधर चलेगा, कोई इधर चलेगा, तो इलेक्ट्रॉनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित करने के बाद। तो अगर हम इस पहले इलेक्ट्रॉन को देखें तो चल रहा था थर्मल वेलोसिटी से, सॉरी, इलेक्ट्रॉन चल रहा था पहले थर्मल वेलोसिटी से। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए तब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बदल गया और हो गया v1। यह इलेक्ट्रॉन पहले चल रहा था थर्मल वेग से, लेकिन विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद चलने लगा नया वेग v2 से। तो हर इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी अलग अलग था, फाइनल वेलोसिटी सबका अलग अलग हो जाएगा। अब ये सारा वेलोसिटी को निकालेंगे फार्मूला से, v बराबर u प्लस at के फार्मूला से। v1 के लिए अलग, v2 के लिए अलग, v3 के लिए अलग, vn के लिए अलग अलग। इन सभी में एक्सीलरेशन एक समान रहेगा। टाइम कौन सा टाइम भरेंगे, दो टक्कर के बीच का टाइम भरेंगे, रिलैक्सेशन टाइम भरेंगे। क्योंकि बच्चा लोग पूछता है 2 टक्कर के बीच का टाइम ही क्यों भरेंगे। अरे मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन यहां से चला, टकरा गया, फिर देखो चला, एक दिशा में चला, फिर टकरा गया, तब वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल ना गया जी। तो कितने टाइम तक वेलोसिटी का डायरेक्शन एक दिशा में रहा, कितना टाइम तक इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का डायरेक्शन एक दिशा में रहा, बस यहां से यहां तक, बस यहां से यहां तक ही इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी का डायरेक्शन एक समान रहा, इसलिए यही वाला टाइम भरेंगे। तो 2 टक्कर के बीच का टाइम भरना है।
तो दो टक्कर के बीच का टाइम सबका अलग अलग भरेंगे। इसको ऐड करेंगे ये मिला, इसको ऐड करेंगे ये मिला, यहाँ पर एक्सेलरेशन कॉमन कर लेंगे, टाइम को ऐड करेंगे जोड़ेंगे ये मिला, सबका निकालेंगे एवरेज, n से भाग देंगे, n से भाग देंगे, n से भाग देंगे। ये फाइनल वेलोसिटी का जो एवरेज होता है उसे कहते हैं क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग। और ये तो इनिशियल वेलोसिटी है थर्मल वेलोसिटी वाला, थर्मल वेलोसिटी का एवरेज है, तापीय वेग का औसत है, इसका तो वैल्यू 0 होता है, खत्म हो गया कहानी। एक्सेलरेशन बच गया, त्वरण बच गया, ये कहलाता है विश्रांति काल टाउ के बराबर। त्वरण हमने निकाला हुआ था -E कैपिटल E बटा m, टाउ यहाँ पर भर दिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल गया, अपवाह वेग निकल गया। ठीक है, पक्का से तुमको समझ में आ गया होगा बेटा। NCERT नहीं लिखा इतना अच्छा ढंग से, पढ़ोगे तो पढ़ते रह जाओगे, समझ में नहीं आएगा। इतना के बाद तुमको उम्मीद है समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसी के तैसी कर दिए हैं 3 वीडियो बना करके हम, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद काम आसान हो जाता है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।